What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली. ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई है और ये शानदार आज की डेट की सोसाइटी की जो हालत है उसको देखकर मैं शानदार इसको बोल रहा हूं. रीजन यहां पर यह कि एक पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन बनना चाहता है, एक्टर का बच्चा एक्टर बनना चाहता है, पर लेकिन कभी भी एक किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है. कुछ तो गड़बड़ है ना कहीं पर, कोई ना कोई तो दिक्कत है ना कहीं पर कि ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है. अगर किसानी में इतना मजा आता तो हर एक किसान का बच्चा किसान बनना चाहता. जिस किसान को किताबों में पढ़ाया जाता है अन्नदाता है, किताबों में पढ़ाते हैं किसान ये किसान वो, पर लेकिन उसी किसान के ऊपर जब पड़ती है आकर, उसी किसान के ऊपर जब मार पड़ती है और उसी किसान को जब भूखा मरना पड़ता है, वही किसान जब सुसाइड करता है, तो हम लोग ये सारी चीजें भूल जाते हैं कि वो हमारा अन्नदाता है. तो किसान देश का अन्नदाता है, इसे किताबों में तो पढ़ाते हो, लेकिन किसान आज की डेट में खेती नहीं करना चाहता. इस पर कोई चर्चा नहीं करता है कि आखिर वो खेती करना क्यों नहीं चाहता. अगर इतना ही फायदा किसान को होता है खेतों में, तो आखिर वो क्यों अपने बच्चों को नहीं चाहता है कि उसके बच्चे भी आगे चलकर किसान बने. तो ये सारी बातें हम लोगों को डिस्कस करनी पड़ेगी और तभी जाकर इनका सॉल्यूशन निकलेगा. आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं. आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहां पर यह 11C, इसको जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. मॉर्निंग में काफी अच्छे से आप लोग उठे, काफी अच्छा लगा, लगभग आप लोगों ने टारगेट अचीव कर लिया. इसी तरीके से आप लोग लगे रहिए और यही इसी तरीके से अगर कंटिन्यू आप लोग चलते रहेंगे तो जल्द ही आप लोग देखना एक क्रांति आएगी कंट्री में. अगर इस तरीके से मॉर्निंग में उठकर बच्चे जो है अपनी लाइफ को लेकर चलेंगे तो हमारी कंट्री की जो जनरेशन है वो हस्तपुष्ट होती नजर आएगी. तो बोलने में बड़ी बात लग रही है, पर लेकिन एक बार वो नहीं कहते कि जो इस तरीके की जो चीजें होती हैं एक बार करके देखिए, जब रिजल्ट आना स्टार्ट होता है तो आप लोगों को चीजें समझ में आने लगती है. तो जो मॉर्निंग में उठ रहा है अच्छे से स्टार्ट कीजिए अपने दिन को, क्योंकि पूरा दिन आप लोगों के सामने पड़ा रहता है. जो 10-12 बजे उठते हैं या फिर लेट उठते हैं, आधा दिन तो वैसे ही चला जाता है और फिर आगे से नेगेटिव वाइब्स अंदर से आनी स्टार्ट हो जाती हैं. तो अच्छे से मॉर्निंग में अच्छा सा टाइम स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए अंदर से अपने आप कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है. तो आइए आज के आर्टिकल देखते हैं. काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, शानदार तरीके से इनको डिस्कस किया गया है. एक एक आर्टिकल के ऊपर यहां पर हम लोग नजर डालेंगे. तो सबसे पहले जो आर्टिकल होगा यहां पर, ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है. रिलीजन को लेकर जो अभी मैरिज की बात की जा रही है तो उसके बारे में है, आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे. आखिर किसानों को क्यों चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारी कंट्री में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इसमें गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि वो एमएसपी को हटा दे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी फूड सिक्योरिटी एक्ट और आज की डेट में जनता तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहुंचाना है. तो ये गवर्नमेंट की ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू किसान. तो किसान को चिंता नहीं करनी चाहिए, पर गवर्नमेंट को भी चीजें सुधारनी चाहिए. आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे. ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर ये बात की जा रही है क्या स्कूल ओपन हम लोगों को करने चाहिए, क्या ये सही टाइम है. तो इसके बारे में ये एनालिसिस किया जा रहा है, किस तरीके की हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है और कैसी होनी चाहिए, इसी के बारे में एनालिसिस कर रहा है. एक अच्छा आर्टिकल है ये. आर्टिकल भी एक अच्छा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं एथिक्स के पॉइंट ऑफ से भी, और वैसे आप लोगों को एक नैतिक शिक्षा के पॉइंट ऑफ से भी इस आर्टिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. कार्टून देखेंगे अभी यहां पर, और इसी के साथ में आज है फ्राइडे और फ्राइडे को यहां पर ये अपना जो जर्नलिस्ट होते हैं एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है. ये साइड वाला जो आर्टिकल है इसको यहीं पर ही बता देता हूं, 2-3 बार हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. आप लोगों को पता है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, सॉरी पेरिस क्लाइमेट नहीं, ईरान न्यूक्लियर डील जो थी वो साइन की गई थी बराक ओबामा जी के द्वारा ईरान के साथ में. तो ये जो ईरान के साथ में जब साइन किया गया था तो P5+1 कंट्री यहां पर देखने को मिली थी. P5 थे यहां पर परमानेंट 5 मेंबर. ये कौन कौन से हैं? यूके, यूएसए, रसिया, चाइना और फ्रांस, और बाकी +1 था यहां पर जर्मनी. तो इन्होंने बोला था कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना है. तो ये एक अच्छी डील थी यहां पर. ईरान भी इस डील से सहमत हुआ और चीजें आगे बढ़ने लगी. पर लेकिन आज की डेट में कंडीशन ये बन गई जब डोनाल्ड ट्रंप आए, इस डील से तो बाहर निकल ही गए और इवन ईरान के ऊपर और ज्यादा सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए, जबकि ईरान डील को फॉलो भी कर रहा था. ईरान की कोई गलती नहीं है. और इसी के साथ में ईरान के अंदर घुस कर उसके लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, खासकर उसके आर्मी जो मिलिट्री पर्सन है, उसके जो साइंटिस्ट हैं. ऐसी हरकतें यहां पर यूएसए के द्वारा करनी स्टार्ट कर दी गई. तो अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब जा चुके हैं, अब जो बाइडन आए हैं. तो जो बाइडन को कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ईरान से कि ईरान उसके कुछ फेवर में काम करेगा. बिना कोई एक्सपेक्ट करते हुए जो बाइडन साहब को ईरान न्यूक्लियर डील में एंट्री करनी चाहिए और ईरान को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, ना कि ईरान को यूएसए को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर चलना है. क्योंकि हालत खराब की गई है यूएसए के द्वारा. ईरान ने तो अपना पैटर्न फॉलो किया है, और अगर कल को यूएसए और ईरान के रिलेशन अच्छे होते हैं तो ये हमारी कंट्री के लिए काफी अच्छा है. क्योंकि आज के में चाइना भुना रहा है इसको. चाइना कैसे भुना रहा है? क्योंकि यूएसए
जो है वो काफी चिढ़ता है ईरान से, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर लेकिन अगर आज की डेट में देखिए चाइना को काफी सस्ता ईंधन मिल रहा है यहां पर ईरान से, इसीलिए उसने लगभग 400 बिलियन डॉलर की जो डील साइन की थी काफी लार्ज स्केल पर, क्योंकि ईरान के पास भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। यूएसए के डर से सारी कंट्री उसका साथ छोड़ते हुए जा रही थी, पर लेकिन जो बाइडेन साहब अभी आगे हैं और यहां पर देखते हैं कि सोल्यूशन कैसे निकलता है। तो उनको बिना कोई एक्सपेक्टेशन किए हुए ईरान से जो बाइडेन साहब को यहां पर बिल्कुल कंप्लीटली सपोर्ट करना चाहिए ईरान को। तो यहां पर है ये ईरान और ये है अपना प्यारी कंट्री। इसका नाम आप लोगों को बताना है, ये जो ब्लू कलर का ये आप लोगों को यहां पर एरिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बताइए क्या है, इसके बारे में कम से कम पता होना चाहिए। मैप बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के बन जाते हैं, तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां पर ये है आज का कार्टून। और कार्टून यहां पर ये किसानों के प्रोटेस्ट के बारे में यहां पर बात कर रहा है, और यहां पर ये फॉर्म लो है, ये हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी हैं। तो इसको आप लोग एक्सप्लेन करना है लगभग 40 से 50 शब्दों में, लेकिन एक कोशिश कीजिएगा, कई सारे बच्चे काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं एक्सप्लेनेशन का। आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोगों को ये हेल्प पहुंचाएगा। छोटे छोटे नहीं कहते कि कदम कदम चलकर ही काम चलता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो इसी तरीके से यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यही बात मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में बोली थी। अगर एक एक बंदा भी मॉर्निंग में उठना स्टार्ट होता है तो इसी तरीके से हम लोग जो है बहुत बड़ा परिवार बना लेंगे जो मॉर्निंग में उठेगा, एक हेल्दी परिवार आप लोग जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है, मॉर्निंग में उठने की कोशिश जरूर कीजिए। आइए अब चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि खासकर हमारा परसेप्शन चेंज करेगा। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें पुलिस के बारे में, तो इसको समझते हैं। अभी यहां पर जो बात की जा रही है, यहां पर बोला जा रहा है कि जो पुलिस पर्सनल है उनका जो मोरल है हम लोग को बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जैसी कंडीशन सामने निकल कर आई है, पुलिस पर्सन का मोरल जो है वो आने वाले टाइम में डाउन हो सकता है अगर उसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। आखिर ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया कि अभी कोविड-19 जब चल रहा था, बहुत सारे पुलिस पर्सनल की जान गई, बहुत सारे पुलिस पर्सनल अपनी फैमिली से दूर रहे, पर लेकिन हम लोगों ने उनको ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं किया। हम लोगों ने जो हेल्थ वर्कर हैं उनको तो अच्छे से रिकॉग्नाइज किया, डॉक्टर को तो अच्छे से रिकॉग्नाइज किया, पर लेकिन पुलिस भी पैरेलल में काम कर रही थी, उसके बारे में हम लोगों ने कोई ज्यादा बातें नहीं की। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। यह सिलसिला जो शुरू हुआ यहां पर, जब यहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन की जान गई, तो दिल्ली पुलिस के एक जवान थे जिनका नाम था अमित कुमार। 32 साल का यह पर्सन था, कांस्टेबल, जो कि कोविड-19 से पहली डेथ थी। दिल्ली पुलिस पर्सनल के बारे में अगर बात करें तो हॉस्पिटल ने एडमिट करने से मना कर दिया इस पर्टिकुलर बंदे को, यानी कि ये यहां पर जब कई सारे हॉस्पिटल में घूमा और हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया, एक ऐसा पर्सन जो कि दूसरों की रक्षा करने के लिए, यहां पर सबको सेव करने के लिए काम कर रहा था, उसको खुद को हॉस्पिटल नहीं मिला, ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, अब तक का टोटल मिलाकर 6405 के करीब जो पुलिस पर्सनल है दिल्ली के, वो आज के में कोविड-19 से पॉजिटिव पा चुके हैं। और यहां पर अगर बात करें तो 23 की जान भी जा चुकी है। इसी के बारे में बात करें, अभी यहां पर हम लोगों ने, ये यहां पर थी सब इंस्पेक्टर यहां पर जिनका नाम था अकरम हुसैन। तो सब इंस्पेक्टर अकरम हुसैन जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के यहां पर ये एसआई थे, इनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई कोविड-19 की वजह से। तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं, कई सारे लोगों की जान गई कोविड-19 की वजह से, तो इनको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, क्योंकि जब टेंशन में होती है जनता, तो उस टाइम पर जो गवर्नमेंट है उसको साथ में आना चाहिए और उनका जो एक तरीके से साथ है वो बनाए रखना चाहिए। यहां पर हालांकि जब मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कोविड-19 के चलते कई सारे जो पुलिस पर्सनल हैं उनकी जान जा रही है, और इसके पहले मैंने हल्का सा इसके बारे में डिस्कस किया था, तो एक बच्चे के द्वारा बड़ा ही अजीब सा कमेंट किया गया। कमेंट ये था कि सर आपको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, जो ये केस दिखाए जा रहे हैं कि इतने सारे पुलिस पर्सनल जो हैं वो यहां पर बीमार हो गए कोविड-19 के चलते, और आज के दिन में ये भी चल रहा है कि इसका बहाना ले लेकर बहुत सारे जो है वो छुट्टी पर जा रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं कोविड-19 का बहाना ले लेकर। तो ये कितना सच है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, पर बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया था वीडियो के नीचे। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये गलत है, क्योंकि एक टाइम पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे भागना ये सही बात नहीं है। बाकी जो भी है ये इसकी बात नहीं की जा रही है, ये कहीं पर भी अगर डॉक्टर छुट्टी ले रहा है अपना काम करते टाइम, इसी तरीके से अगर आप लोगों को पढ़ना है और आप लोग छुट्टी मार रहे हैं तो वो भी एक गलत है। आप लोगों को अपना काम पूरा कर ही छुट्टी मारनी चाहिए, अपना शेड्यूल फॉलो कर ही छुट्टी करनी चाहिए। अगर इतनी गैरत इंसान के अंदर नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो इंसान नहीं रह गया, वो जानवर बन चुका है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने ही फायदे के बारे में सोच रहा है ओनली, उसके इस फायदे की वजह से, उसके इस स्वार्थ की वजह से कितने सारे लोगों को नुकसान हो सकते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई पब्लिक पोस्ट पर कोई इंसान बैठा होता है। चलिए जो भी है, आप लोग अपनी ड्यूटी को अच्छे से लेकर चलेगा, कम से कम एसएलवी फैमिली मेंबर तो इस ड्यूटी को अच्छे से निभाएंगे, इतना मुझे आप लोगों के ऊपर यकीन है। पटियाला अगर बात करें पंजाब के अंदर में, यहां पर अप्रैल 12 को एक बड़ी ही दुर्घटना देखने को मिली। एक जो यहां पर सब इंस्पेक्टर था उसका हाथ काट दिया गया। नाम आप लोग यहां पर देखते हैं, जो यहां पर एक सब इंस्पेक्टर था उसका हाथ काट दिया गया। अच्छी बात तो यहां पर यह थी कि इसको टाइम से यहां पर जो हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया, जिससे सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो गई, और फिलहाल अभी यहां पर इनका इलाज चल रहा है।
इनका इलाज यहां पर चल रहा है, 5 से 6 महीने में बोला जा रहा है कि हाथ जो है वो सही तरीके से अब काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये निहंग जो सिख थे, जिनको योद्धा सिख बोला जाता है, इनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही थी तो इनका हाथ काट दिया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी यहां पर जो पुलिस पर्सनल है, हाथ ही धड़ से अलग कर दिया। तो ऐसी कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर इनका सपोर्ट हम लोग नहीं बनेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे नहीं, इनका साथ नहीं बनाएंगे, तो पुलिस की जॉब भी करना लोग छोड़ देंगे, क्योंकि वैसे भी इमेज कोई ज्यादा अच्छी रहती नहीं है सोसाइटी में पुलिस की। जिस तरीके से अगर पुलिस के बारे में कभी इमेज आती है तो वो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट की गई है, और खासकर आने वाली जनरेशन के माइंड में अगर ऐसी नेगेटिव इमेज रहेगी तो कौन यहां पर जॉब करना चाहेगा। तो इस तरीके से ये भी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जिस तरीके से हमारे हेल्थ वर्कर ने काम किया है, पुलिस वाले भी जो काम कर रहे हैं उनको हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसके बारे में भी हम लोग को जानना पड़ेगा। क्योंकि जब यहां पर लॉकडाउन चल रही थी, कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर अपनी जो ड्यूटी है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी बढ़ा दिया। ठीक है, अपने घर पर भी नहीं गए कई सारे पुलिस पर्सनल। तो यहां तक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली। ठीक है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि लगभग 1.5 लाख के करीब जो पुलिस है और जो सीआरपीएफ है जो यहां पर काम कर रहे थे, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इनके पर्सनल जो है वो टेस्ट पॉजिटिव पाए गए कोविड-19 से। तो ये जो टेस्ट पॉजिटिव पाए गए, इसमें से लगभग 900 के करीब की जान भी जा चुकी है। तो यहां पर ये अक्टूबर तक के महीने का डेटा आप लोगों के सामने। तो इतने सारे पुलिस पर्सनल की भी यहां पर जान जा चुकी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की जान जा चुकी है। तो ये चीजें हम लोग को रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। कर्नाटक के अंदर बात करें 9348 पुलिस पर्सनल जो थे वो पॉजिटिव पाए गए, 31 की जान चली गई। आसाम के अंदर भी अगर आप लोग देखिए यहां पर ये 4679 जो लोग थे ये टेस्ट पॉजिटिव पाए गए, और 23 की यहां पर जान चली गई। आंध्र प्रदेश के अंदर लगभग 30,000 के करीब केस थे, और 100 से भी ज्यादा के करीब जो लोग हैं उनकी जान चली गई, और ये सारे पुलिस वाले थे। इससे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। गोवा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यहां पर टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ से कहां जाना है घूमने, यार गोवा चलते हैं। तो गोवा में ये सारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का काम गोवा पुलिस करती है। तो यहां पर गोवा के डायरेक्टर जनरल, यानी कि जिसको आप लोग डीजी बोलते हैं, वो भी यहां पर, जिनका नाम था मुकेश कुमार मीना, ये इन्फेक्टेड पाए गए, और लगभग 900 पर्सनल जो है इंक्लूडिंग यहां पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली। तो पुलिस जो है पर्सन आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर क्राउड के साथ में डील करने, बीमारी के साथ में डील करने, तो एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं यहां पर, अपनी जो लाइफ है, अपनी जो जॉब है उसमें एक्स्ट्रा टाइम यहां पर दे रहे हैं। और सबसे ये आप लोग देखिए, आप लोग अपनी फैमिली के पास में रहे लॉकडाउन में, मैक्सिमम लोग, बहुत कम लोग ऐसे थे जो दूर थे। हालांकि अगर बात करें तो पुलिस वाले अपनी फैमिली होते हुए उसके पास नहीं जा रहे थे बहुत सारे लोग, ताकि इनका परिवार जो है वो इन्फेक्टेड न हो जाए। और अगर जा भी रहे थे तो अलग से ही खाना पीना सारा कुछ यहां पर चल रहा था। तो क्या क्या सेक्रीफाइस किए वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हालांकि सपोर्ट भी यहां पर अच्छी खासी देखने को मिली अगर देखा जाए तो, पर लेकिन सबको मिलनी चाहिए, ये नहीं कि बस कुछ ही को मिल रही है। कोविड-19 के चलते महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा 50 लाख पे किए जा रहे थे। हालांकि देखिए पैसा जो है वो कभी भी लाइफ को कंपनसेट नहीं कर सकता। हाँ ये है कि कम से कम परिवार को एक सहारा मिल जाता है अगर एक ही बंदा परिवार में कोई कमाने वाला है तो 50 के करीब जो मुंबई पुलिस के जो जवान थे जिनकी लाइफ गई उनको 50 लाख पर पर्सन दिए गए। इसी के साथ में स्टेट पुलिस के द्वारा भी यहां पर जो है यहां पर 10 लाख आउट ऑफ जो पुलिस वेलफेयर फंड था वो यहां पर इनको दिए गए। तो टोटल मिलाकर लगभग 60 लाख के करीब यहां पर इनके अकाउंट में सेंड किए गए इनके फैमिली मेंबर के, ताकि इनकी लाइफ चलती रहे। और 2 से 3 लाख रुपए ये इंश्योरेंस के भी यहां पर इनको मिले। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अमित कुमार की फैमिली को 1 करोड़ रुपए दिए गए। दिल्ली गवर्नमेंट की काफी अच्छी पॉलिसी लगती है जो काफी लंबे समय से फॉलो करके चलते हैं। अगर किसी भी दिल्ली पुलिस के जवान की जान चली जाती है तो वहां पर ये सब मिलकर इकट्ठा कर यहां पर कई सारे जो लोग हैं उनकी सैलरी में से यहां पर कटता है। ये कई सारे फ्रेंड भी हैं मेरे दिल्ली पुलिस में, तो उनके द्वारा भी बताया जाता है कि इनकी जो सैलरी है उसमें से पैसा कटकर, यानी कि अपने आप ही यहां पर एक तरीके का वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रहता है ताकि परिवार यहां पर एक तरीके से बना रहे। तो इस तरीके का अगर कहीं पर सहयोग देखने को मिलता है तो ये सैल्यूट करने लायक है कि अगर कोई एक परिवार का बंदा दिक्कत में है तो पूरा परिवार वहां पर आकर खड़ा हो गया। तो ये आप लोगों को परिवार के अंदर भी दिखना चाहिए। इसी के साथ में 10 लाख जो है वो दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी फंड से दिए गए यहां पर। तो टोटल मिलाकर 1 करोड़ 10 लाख के करीब यहां पर अमित कुमार की फैमिली को मिले। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन तो रहता है कम से कम कि हां कि जिंदगी चलती रहेगी, वरना परिवार टूट जाता है अगर परिवार में एक बंदा कमाने वाला हो और उसी की जान चली जाए। अब यहां पर क्या क्या रिकॉग्नाइज करना चाहिए? सबसे पहले तो इनकी जो जोखिम भरी जो जॉब होती है पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की, वो हम लोग को देखने को पड़ेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, अगर कहीं पर कोई गड़बड़ चल रही है, रूल को एनफोर्स करना है, प्रोटेक्ट करना है लोगों को। अगर कहीं बाढ़ आ जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रही है, तो वहां पर भी ये लोग उनको बचाते हुए नजर आते हैं। तो इनकी जो ड्यूटी है वो हम लोग को समझनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहां पर इनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मेडल वगैरह दिए जाए, क्योंकि देखिए जो प्राइज होता है ना, एक तरीके से मुझे आज भी याद है जब स्कूल में गेम हुआ करते थे तो वहां पर प्लेट मिला करती थी। कई बार
पूरा जैसे प्लेट हो गई, उसमें गिलास हो गया, कटोरी हो गई, चम्मच हो गई, ये मिला करती थी। मतलब वो देखने के लिए कुछ नहीं है कि प्लेट चम्मच है, पर लेकिन जो वो प्राइज हुआ करता था ना कि हाँ यार ये यहां पर रनिंग में पार्टिसिपेट किया, हाई जंप लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट किया, ये सारे उस टाइम पर जो प्राइज मिलते थे, तो दुनिया भर की कटोरियां ये प्लेट इकट्ठी हो गई थी घर पे, पर लेकिन उसको प्लेट कटोरी नहीं देखी जाती थी, वो प्राइज देखा जाता था कि जो काम किया उसके लिए जो प्राइज मिला है। तो जिस तरीके से एक छोटी सी आप लोग बोले कि चम्मच भी काफी है अगर किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए दी जाती है, तो इनडायरेक्ट वे में वो प्लेट नहीं रह गई, वो ट्रॉफी बन गई हमारे लिए जो काम हम लोगों ने किया है। तो इस तरीके से अगर कोई मेडल भी आप लोग देते हैं, अगर कोई ऐसा काम करता है, तो यहां पर एक तरीके से आने वाले जो लोग हैं और खासकर जो काम कर रहे हैं लोग इसमें पर्टिकुलर फील्ड में, उनके एक तरीके से सीना चौड़ा हो जाएगा अगर उनकी चेस्ट पर मेडल इस तरीके से दम का चमकेगा तो, ठीक है। तो इनसे उनका मोरल बूस्टर होगा और ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो उसके लिए भी यहां पर और तैयार रहेंगे अपनी जी जान की बाजी लगाने के लिए। इसी के चलते यहां पर कोविड-19 जो था वो आसान टास्क नहीं थी, पर इन्होंने उसको झेला, तो इसलिए सैल्यूट कीजिए इनको। और इस तरीके से अगर इनको नहीं, कोई भी पर्सन अगर इस टाइम पर काम कर रहा था, हर एक पर्सन को, चाहे वो सफाई करने वाला क्यों ना हो, वो गंदगी साफ कर रहा है, तो वो भी सैल्यूट एक तरीके से, वो भी एप्रिसिएशन का हकदार है। तो हम लोग को इनको एप्रिशिएट करना चाहिए। और एप्रिसिएशन में इतना जादू है, इतनी ताकत है, अगर आप लोग एप्रिशिएट करते हैं लोगों को, तो देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था 500 से, लेकिन आज के डेट में, आज मॉर्निंग में लगभग यहां पर जो लोग उठे, ये लगभग 1172 के करीब लोग मॉर्निंग में उठे, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, ये एप्रिसिएशन का ही कमाल है। तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जो मॉर्निंग में उठना चाहते थे और उठ रहे हैं, अपने दिन को अच्छे से स्टार्ट करें। बस 21 दिनों तक थामे रखिए ये डोर, फिर आप लोगों की आदत बननी स्टार्ट हो जाएगी और फिर देखिए कितना मजा आता है आप लोग अपनी लाइफ को जीने में। आप लोग एडवांस नजर आएंगे जो दूसरों के कंपेयर में। तो देखिए इंप्लीमेंट कर आप लोगों को फायदा जरूर होगा। इंपोर्टेंट यहां पर ये आर्टिकल है काफी, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पर्सनल चॉइस के बारे में बात कर रही है, मुझे किससे शादी करना चाहिए ये मेरी पर्सनल चॉइस है। आप लोग किसके साथ में शादी करेंगे आप लोग की पर्सनल चॉइस है। कौन सा रिलीजन आप लोगों को रखना है ये आप लोग की पर्सनल चॉइस है। इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, यह बताने की कोशिश की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वर्डिक्ट के द्वारा। सलामत अंसारी जो है यहां पर, इनके द्वारा यहां पर बोला, यहां पर जब ये केस पहुंचा इनका ये हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट ने रिमाइंड कराया कि हम लोग को जो हमारे संविधान की जो वैल्यूज हैं उनको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, उनको हम लोग को एंजॉय करना चाहिए, ना कि उनको हम लोग को डिक्रीज करना है या फिर उनको सप्रेस करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया लास्ट मंथ की अगर रिलीजन के पॉइंट पे अगर रिलीजन कन्वर्जन होता है, ठीक है, इवन मैरिज के पर्पज से भी, तो ये उनकी पर्सनल लिबर्टी है, ये उनकी खुद की चॉइस है। आप लोग कौन होते हैं उनको ये चीजें बताने वाले कि आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई मैरिज करने के लिए, शादी करने के लिए भी अपने आप को इस तरीके से चेंज कर रहे हैं, तो ये इंसान की पर्सनल चॉइस है, इस तरीके से आप लोग को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ये हमारे संविधान, एक तरीके से हमारा संविधान भी इसको सपोर्ट करता है कि इंडिपेंडेंट पर्सन को अपने हिसाब से ये चॉइस करनी चाहिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई कि इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। फ्रीडम है एक पर्सन की, वो किस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में रहना चाहता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में, और ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। तो आप लोगों को हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट दे रखे हैं उनकी कम से कम रेस्पेक्ट आप लोगों को करनी चाहिए। अभी कई सारी राज्य गवर्नमेंट ने लव जिहाद के नाम पर कानून बनाए, तो लव जिहाद के नाम पर कानून बना रहे हैं, तो हां आप लोग कर सकते हैं काम, पर लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप लोग कोई ऐसा कानून बना रहे हैं तो उसके चलते फंडामेंटल राइट का कम से कम हनन वहां पर न हो। हां अगर किसी लड़की के साथ में कोई गलत होता है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर गवर्नमेंट की कि उस चीज को देखे, पर लेकिन ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे संविधान है उसमें क्या गोल और क्या क्या प्रोमिस यहां पर किए गए उनको भी ध्यान में रखकर आप लोग को काम करना पड़ेगा। क्योंकि फेथ यानी कि किस रिलीजन को मुझे फॉलो करना है और मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए, ये हर एक इंडिविजुअल पर्सन की चॉइस होनी चाहिए, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और यही ऐसी ही बातें यहां पर बोली गई थी जब हमारी कंट्री में 2017 में एक केस आया, काफी इंपॉर्टेंट केस था और इसने काफी कुछ चेंज कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था पुट्टास्वामी केस। तो केस पुट्टास्वामी केस यहां पर, ये केस पुट्टास्वामी केस जो था, इसने ये बोला कि हमारे संविधान में जब आप लोग जाएंगे फंडामेंटल राइट के अंदर, तो फंडामेंटल राइट को पार्ट 3 में रखा गया है और पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। इसके बीच में एक आर्टिकल पड़ता है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 21, तो यहां पर इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी को रखा गया है। तो ये राइट टू प्राइवेसी जो है ये हमारे संविधान में हम लोग को ये एक तरीके से प्रोवाइड करा रही है। तो हम लोग किस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में रहना चाहते हैं, किसके साथ में शादी करें, किसके साथ में हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन होना चाहिए, ये सारे प्राइवेसी के इशू के अंदर में आ जाते हैं। तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट कौन होती है इसके अंदर इंटरफेयर करनी, जब हमारा संविधान हम लोग को यह हक देता है। और यही अच्छी बात है हमारे संविधान की कि हमारा संविधान हमसे सब में ऊपर आता है, कोई रिलीजन कोई कास्ट ऊपर नहीं आता है। अभी यहां पर बात करें सलामत अंसारी और प्रियंका कारवार, तो इनका जो केस था जब हाईकोर्ट के अंदर पहुंचा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट
यानी कि एफआईआर लॉन्च की गई इनके खिलाफ। और यहां पर बोला गया सेक्शन 360 इंडियन पिनल कोड के तहत इनको क्रिमिनल कैटेगरी में रखा गया कि यहां पर अबडक्ट किया गया है वुमेन को, यानी कि जबरदस्ती यहां पर वुमेन को उसका रिलीजन चेंज करने के लिए यहां पर पकड़ा गया है, उसके साथ में शादी की जा रही है। तो जो मैरिज है यहां पर ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आप लोग इसको रख सकते हैं। अपना पार्टनर उसको चूज करने का हक है। अगर उसको कोई ऐसा दिख रहा है कि उसके साथ में कुछ गड़बड़ हो रही है तो ऑलरेडी हमारी कंट्री में ये एक सिस्टम है, पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसी है, उससे रिलेटेड रूल और रेगुलेशन है, तो वो लेकर कोर्ट में उसको जा सकती है अगर कुछ उसके साथ में गलत हो रहा है। रिलीजन के नाम पर इस तरीके से चीजों को रोकना और पर्सनल चॉइस को इस तरीके से एक तरीके से आगे बढ़ने से रोकना, ये सही तरीका यहां पर नहीं है। हमारी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है, हमारी सोसाइटी एक डाइवर्स सोसाइटी है। वहां पर अगर कोई ऐसा स्टेप हम लोग उठाते हैं तो एक तरीके से ये लोगों का जो एक तरीके से मिलकर रहने वाला जो फंडा है उसमें ये खनन डालता हुआ नजर आएगा। तो डिसीजन जो है यहां पर एक तरीके से इंक्लूड जो रिलीजन की और या फिर अपनी खुद की चॉइस की, तो ये स्टेट का इसमें कुछ नहीं है, स्टेट का कोई हाथ नहीं है। क्योंकि खुद अगर आप लोग देखें, इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप लोग को, ये नॉर्मल जनता के लिए तो रूल और रेगुलेशन बना रहे हैं। अगर इन पॉलिटिशियन को आप लोग देखिएगा, इनके जो हस्बैंड वाइफ हैं, इनके जो दामाद हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, मैक्सिमम आप लोग को इंटर कास्ट शादी, इंटर रिलीजन शादी करते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन कॉमन जनता को क्यों रोकते हैं? क्योंकि उसके ऊपर ये अपनी रोटियां सेकते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। ये कई बार गुमराह करने की कोशिश यहां पर की जाती है लोगों को, ओनली अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। इनके देखिएगा आप लोग हिस्ट्री उठाकर सारी आप लोग समझ में आ जाएगा किसका दामाद कौन है और किसका रिश्तेदार कौन है और किसके लड़की से किसके लड़के की शादी हो रखी है। वहां पर बस इनको पॉलिटिकल गेन नजर आता है अपने, जो यहां पर इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। तो राइटर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब खुद उस चॉइस को ये फॉलो नहीं करते हैं तो नॉर्मल जनता को ऐसी चॉइस क्यों दी जा रही है। तो इसमें राज्य का कुछ करना होता नहीं है, राज्य को दूर रहना चाहिए। जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस भी यहां पर बता रहे हैं कि ये पर्सनल चॉइस है भैया, किसके साथ में इंटीमेट होना है, किसके साथ में हमको रहना है। ये एक तरीके से आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो ये वनरेबल कंडीशन बनती है और ये सही तरीका यहां पर नहीं है। हमारी कंट्री में आर्टिकल 25 भी कहीं ना कहीं आप लोग देखिए, खुद हम लोग कौन सा रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बारे में यहां पर हमारा फंडामेंटल राइट हम लोग को बताता है, ये आप लोग इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम अपने विवेक से ये डिसाइड करेंगे कि क्या हम लोग को करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने विवेक बुद्धिमत्ता के साथ में ये जानते हैं कि इस तरीके से क्या सही है और क्या गलत है। जब आप लोग 18 साल की उम्र होते ही हम लोग को राइट दे देते हैं कि हम लोग वोट डाल सकते हैं और आप जैसे लोगों को हम लोग पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में ले जाकर बैठा सकते हैं, तो आखिर हम लोग अपना पार्टनर चूज नहीं कर सकते? देश चलाने के लिए लोगों को चूज कर सकते हैं, अपना रिलीजन चूज नहीं कर सकते? तो ये चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हम लोग इनको चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना किस तरीके से हमारी जो फ्रीडम है यहां पर विवेक को लेकर, ये हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। कौन सा रिलीजन हम लोग को होना चाहिए, मिलना चाहिए, हमारे पास में होना चाहिए, ये हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइटर यहां पर गुस्सा होकर कहीं ना कहीं इस तरीके से चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में अगर बात करें, देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, अगर आज के में हम लोग बात करें, जैसे ही कोर्ट का जजमेंट यहां पर आया, तुरंत राज्य गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसको हम लोग अध्यादेश बोलते हैं। ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के तहत लाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो आर्टिकल 213 के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 123 के द्वारा ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश लाया जाता है। तो इनके द्वारा ऑर्डिनेंस लाया गया। ये ऑर्डिनेंस बेसिकली यहां पर ये बोल रहे हैं कि अगर शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को रिलीजन चेंज करना पड़ता है जबरदस्ती, तो यहां पर ये सही नहीं होगा, इसको इलीगल माना जाएगा। तो रिलीजियस कन्वर्जन जो है, रिलीजियस जो कन्वर्जन हो रहा है, एक धर्म से दूसरे धर्म में चेंज हो रहे हैं शादी के मुद्दे पर, तो ये सही यहां पर नहीं है। तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है, जबकि यहां पर यह समझना चाहिए कि ये पर्सनल चॉइस है। इस तरीके से आप लोगों को कोई रूल यहां पर लेकर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो हमारे संविधान के जो बेसिक प्रिंसिपल है उनको ये अंडरमाइन करता है, और एक पर्सन की जो गरिमा है, डिग्निटी है, उसको भी अंडरमाइन करता है। उसका क्या फेथ होना चाहिए, उसका पार्टनर क्या होना चाहिए, ये भी अब राज्य गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। वही राज्य गवर्नमेंट यहां पर शादी करवाएगी कि इसके साथ में शादी करो। तो हमारा संविधान कहां गया अगर ऐसी हरकतें यहां पर चल रही हैं? तो इस तरीके से हम लोग को एबिलिटी समझनी चाहिए पर्सन की। अगर इंडिविजुअल कोई डिसीजन लेता है कि ये पर्सन मेरे लिए सही है और उसको उसके साथ में रहना है यार पूरी जिंदगी, तो इस तरीके से उसकी जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जो फ्रीडम ऑफ कंसेंस है, जो वो आप लोगों को समझनी पड़ेगी और इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा समझाने की कोशिश यहां पर की गई है। आप लोगों की क्या राय है इस तरीके से? आप लोग यस या फिर नो अपनी राय जरूर बताइएगा। आप लोगों की राय भी मायने रखते हैं कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। ये आर्टिकल एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। किसानों के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री के जो किसान हैं आज के में काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग एरिया में, और खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान जो है काफी लार्ज स्केल पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर राइटर बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंगल एक दिखा रहा है। यहां पर राइटर यहां पर ये बोला है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसका मतलब क्या होता है कि मिनिमम इतना तो प्राइस मिलना ही चाहिए अगर अपनी फसल आप लोग बेचने चाहते हैं, ताकि किसान घाटे में न रहे। तो इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का नाम दिया गया है। तो गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में जब हम लोग बात
करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट की जितनी किसानों की जरूरत है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, उससे कहीं ज्यादा गवर्नमेंट की जरूरत है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाती है, सबके घर तक खाना पहुंचाती है, तो इसमें अगर वो प्रोक्योरमेंट ही नहीं करेगी तो फिर कहां से पहुंचाएगी, यानी कि जब इसके पास में होगा ही नहीं यहां पर अनाज तो कहां से पहुंचाएगी। तो फार्मर यूनियन जो है, अगर बात करें आज के में जो बातें कर रही है यहां पर फार्म एक्ट को लेकर यहां पर, तो हो सकता है कि कुछ चीजें इसमें गलत आप लोगों को लग रही है तो उनको चेंज कीजिए, कंप्लीट एक्ट को आप लोग मत हटाइए। तो इसमें कई सारे फायदे भी देखने को मिल रहे हैं। किसानों की जो वरी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस हट जाएगा, ठीक है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो एजेंट है, जो एक तरीके से जो गेन है वो यहां पर एक तरीके से खत्म हो जाएगा। ये ओपन मार्केट की दया मर्सी पर किसानों को यहां पर रहना पड़ेगा, इसके चलते प्राइवेट प्लेयर यहां पर हो जाएंगे। तो यहां से तो जो किसान है उनको फायदा ही होने वाला है, ऐसा यहां पर राइटर बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो आज के में जिस तरीके से सिचुएशन को लेकर चल रही है तो प्राइवेट प्लेयर के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रह सकती, किसानों के ऊपर डिपेंडेंट उसको रहना पड़ेगा। देखिए ये चीजें ना बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये राइटर जो है इसको यहां पर सपोर्ट करें फार्म बिल को, कई राइटर इसको अपोज कर चुके हैं, पर लेकिन बेसिक मुद्दा यह है कि ये अभी का फंडा है ही नहीं है। अभी तो यहां पर अगर अभी के बारे में बताऊं, जो अभी फिलहाल ये रूल और रेगुलेशन है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट के अगर रूल और रेगुलेशन हम लोग देखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं है, आगे चल के इसमें दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि आगे चल के मोनोपोली क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाए, हो सकता है कि आगे चल के मार्केट में अलग तरीका फंडा देखने को मिले। तो आगे की चीजों को शंका में रखते हुए यहां पर जो एक किसान है यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि फिलहाल कोई दिक्कत है इसमें, फिलहाल ऐसा कोई जिसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं है। फिलहाल तो ये फायदे के लिए ही है, पर लेकिन ये फायदा आगे चल के बड़ी आसानी से नुकसान में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके चलते यहां पर एक डर जो रहता है ना कि यार ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, तो हो सकते वाला डर यहां पर ये प्रोटेस्ट करा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड करिएगा, तो माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो किसानों के मन में जो डर बन गया है यहां पर, कम से कम गवर्नमेंट को वो यहां पर खत्म करना चाहिए, ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट ने क्लेम किया कई बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस कंटिन्यू रहेगा, डिसमेंटल नहीं किया जाएगा इस तरीके से जो प्रोक्योरमेंट करना हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, पर लेकिन कॉन्फिडेंस में लेकर आओ किसानों को कि किसान ये फील कर सके हाँ ये बिल्कुल सही है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पीडीएस है वो लाइफलाइन है इन दो राज्य की, पंजाब और हरियाणा। आप लोगों ने सुना होगा कि पंजाब और हरियाणा में खेती बड़ी अच्छी होती है। पंजाब और हरियाणा में जब से हमारी कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया था, पंजाब और हरियाणा वो राज्य हैं जहां पर लार्ज स्केल पर ऐसी खेती करनी स्टार्ट कर दी जिसको कैश क्रॉप आप लोग बोलते हैं, जिससे पैसा कमाया जाता है। तो यानी कि किसान जो है वहां पर कैश क्रॉप के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, और मैक्सिमम जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोक्योरमेंट करती है इन्हीं राज्य के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो इस तरीके से ये जो दो राज्य हैं यहाँ पर, ये काफी हद तक एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर गवर्नमेंट और राज्य डिपेंडेंट है। यहाँ पर अगर बात करें 88% पैडी और इसी के साथ में 70% वीट, यानी कि चावल 88% और 70% गेहूं जो है वो यहां पर पंजाब और हरियाणा से प्रोक्योरमेंट किया गया 2017 से 18 और 18 से 19 में। ये यहां पर डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर बात करिए बाहर इतना ज्यादा नहीं बेचा गया यहां पर, तो ये डेटा जो है फूड ग्रेन बुलेटिन और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये डेटा प्रस्तुत किया गया है। जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में ओनली 44% यहां पर प्रोक्योरमेंट किया गया। तो इन दो राज्य के लिए ये लाइफ लाइन है, तो इसलिए ये दो राज्य जो काफी परेशान है इसको लेकर। पर लेकिन यहां पर ये एक तरीके से आप लोगों को इतना परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बिना नहीं रह सकते, एमएसपी के बिना नहीं रह सकते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मैक्सिमम इनका जो प्रोक्योरमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट यहां से करती है। तो अगर बात करें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और हमारी कंट्री में जो यहां पर बात करें फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें बोला जा रहा है कि काफी बड़े सेक्शन को सोसाइटी के खाना मिलना चाहिए 2 रुपए और 3 रुपए किलो के हिसाब से, तो बिना किसानों की हेल्प के ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग समझिए कि ये चीजें यहां पर इस तरीके से नहीं हो पाएगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप इसकी डेट में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में राइट बेस्ड आप लोग को एंटाइटलमेंट दिया गया है, यानी कि राइट टू फूड इस एक्ट को बोला गया था कि हक है आप लोग को एक खाना मिलना चाहिए। तो राइट टू फूड अगर हनन होगा तो फिर यहां पर प्रॉब्लम निकल कर आएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, पर हां जो राइटर बोल रहे हैं वो ये एंगल नहीं समझ रहे हैं। पता चला कल को ऐसा हो कि प्राइवेट प्लेयर जो है वो किसानों से यहां पर खरीद रहा है बड़े ही सस्ते भाव में, और गवर्नमेंट जो है वो यहां पर प्राइवेट प्लेयर से खरीदना स्टार्ट कर दे, ये भी तो एंगल आ सकता है। तो इसके ये एक डर यहां पर किसानों को सता रहा है कि कल को चलकर ऐसा यहां पर हो सकता है। तो गवर्नमेंट जो है उसको यहां पर किसानों की जो दिक्कत है, किसानों की जो प्रॉब्लम है, उसको यहां पर एक तरीके से दूर करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप लोगों से बात करूं, जो फूड सप्लाई जो ग्रेन यहां पर सप्लाई किया जाता है राज्य गवर्नमेंट के द्वारा, कोविड-19 में काफी बड़ा रोल प्ले किया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा। तो अगर कोई ऐसी महामारी आती है तो उसमें भी यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं यहां पर एमएसपी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो प्रोक्योरमेंट है यहां पर वो काफी ज्यादा जरूरी है यहां पर एक तरीके से। तो ये यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बंद नहीं करेगी, और जल्दी तो अभी फिलहाल नहीं करेगी,
आगे देखते हैं क्या होता है। पर लेकिन इसके अंदर जो इरेगुलरिटी है मैकेनिज्म के अंदर, वो आप लोगों को सुधारनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, उसमें क्या क्या है कि किस तरीके से यहां पर एब्सेंस है प्राइवेट प्लेयर, ठीक है, तो उनको अगर लेकर आप लोग आते हैं तो इंश्योर करें कि किसानों को कोई नुकसान नहीं हो, और ट्रांजैक्शन जो भी हो उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए, कोई भी घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा किसान जो है वो बड़ा ही सीधा है बेचारा, जिसके साथ में इतनी सारी हरकतें होते होते भी वो पूरी कंट्री को खाना खिला रहा है और उसके साथ में इस तरीके से हरकतें चल रही है। तो इसलिए उनके हक के बारे में सोचना पड़ेगा। किसान कितने सुसाइड कर रहे हैं, कम से कम वो डेटा तो प्रस्तुत करो, जनता को पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या चल रही है किसानों की। तो किसानों का हक हम लोग को नहीं मारना है। एक तरीके से जिनको अन्नदाता बोलते हैं, तो रियलिटी में उनको दाता बोलना चाहिए, ताकि किसान का बेटा भी आगे चल के बोले कि मुझे किसान बनना है। कम से कम ऐसी सिचुएशन हम लोग को लेकर आनी है कंट्री में, और तभी हम लोग बोलेंगे कि हाँ, खेती करना एक सही डिसीजन है, जब यहां पर उनको उस लेवल पर मेहनत करने का रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं, तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। छोटा सा आर्टिकल है, यहां पर ज्यादा बड़ा नहीं है, बात की जा रही है राइट टाइमिंग का। हम लोग को देखना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में स्कूल वगैरह बंद पड़े हैं, पर लेकिन मैक्सिमम सब चीजें यहां पर खुली हुई हैं। और अगर देखी जाए तो इसके चलते हम लोग को समझना पड़ेगा कि छोटे बच्चों को तो कम से कम अगर हम लोग स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो 10वीं और जो 12वीं के स्टूडेंट हैं, कम से कम उनको हम लोग को यहां पर लेकर आना चाहिए। ओके, एक तरीके से लिमिटेड वे में चीजों को स्टार्ट आप लोग कर सकते हैं। और यहां पर सीबीएसई के अंदर भी 20,000 से ज्यादा जो स्कूल्स हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा यहां पर एडमिट किया गया कि सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम है, कम से कम उसको हम लोग को आगे लेकर चलना चाहिए, क्योंकि फरवरी के महीने में, फरवरी मार्च में एग्जाम होता है। तो पहले वाला तो एग्जाम लगभग हो गए थे यहां पर लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर क्या अभी साल है, अभी लास्ट ईयर कहां हो गया चलिए, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है सबसे पहले विश कर दिया मैंने, ओके। तो यहां पर जो बात की जा रही है, तो यहां पर अभी देखिए फरवरी का जो महीना गया था, फरवरी मार्च में जो पेपर होते हैं वो हो चुके थे। अब आगे आने वाले टाइम में फरवरी और मार्च में पेपर होने हैं, तो उसके लिए अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो जो ट्रेडिशनल वे में पेन एंड पेपर पर जो एग्जामिनेशन होता है उसको लेकर चलना है, या फिर स्कूलिंग जो इतने लंबे समय से डिसरप्ट चल रही है, यानी कि रुकी हुई है, उसके बारे में क्या फोकस देना है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर डिस्कस करनी चाहिए। काफी बड़ी दुविधा यानी कि डायलेमा ये है आज के दिन में, अगर बात करें कि स्कूल में अगर आना स्टार्ट भी कर दिया जाता है तो उसको कैसे लेकर आप लोग चलोगे, क्योंकि कई सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है, जैसे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये यहां पर अभी केरला, इसके इलेक्शन भी होने वाले हैं। यहां पर ये 3 राज्य के इलेक्शन होंगे यहां पर, जो कि यहां पर 2021 में। तो यहां पर जो इलेक्शन होंगे, अगर स्कूल खुलते हैं और स्कूल खुलने के बाद में बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो इसको इलेक्शन का मुद्दा भी बनाया जा सकता है। तो ये भी काफी बड़ी कंडीशन यहां पर देखने को मिल सकती है। तो ये चीजें भी हम लोग को यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। यानी कि घुमा फिराकर यहां पर एक बात बोली जा रही है कि एक तरीके से स्कूलों को खुलना पॉलिटिकल मुद्दा न बने, रियलिटी में बच्चों के करियर के बारे में बात की जाए, बच्चों के भविष्य को लेकर, उनकी हेल्थ को भी यहां पर ध्यान में रखकर आप लोग को चलना है। तो इस तरीके से आप लोग को लेकर चलना है। तो यहां पर चीजों को इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर आप लोग इलेक्शन में इसको यूज कर रहे हो, जबकि मैक्सिमम टाइम ऐसी हरकतें की जाती हैं। तो ये सही तरीका यहां पर नहीं होगा। हालांकि एक अच्छा स्टेप उठाया गया हमारी कंट्री के एजुकेशन मिनिस्टर, जिनका नाम है रमेश निशांक पोखरियाल। तो इनके द्वारा जो बोला गया है कि आज की डेट में ये ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं, यानी कि डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग को स्टेप उठाने चाहिए। तो जो बच्चों के माता पिता हैं, जो टीचर हैं, और खासकर जो लोग हैं सोसाइटी में, उनसे यहां पर कंसल्ट किया जा रहा है कि आप लोग कैसे चाहते हैं कि इसको कैसे लेकर चला जाए, क्योंकि हो सकता है किसी फैमिली में एक पर्टिकुलर बच्चा ही हो बस, और उसी बच्चे की जान चली जाए कोविड-19 की वजह से, समझिए उस घर का चिराग बुझ गया। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे घर में एक कमाने वाला चला गया, अगर उसकी जान चली जाए तो पूरा घर जो है बैसाखी के सहारे आ जाते हैं, जैसे तैसे करके काम चलेगा फिर। तो ये कंडीशन हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो हम लोग को जो सेफ्टी नॉर्म है उनको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, जबकि आज के दिन में देखिए तो ज्यादातर अच्छे से यहां पर चीजों को फॉलो नहीं किया जाता है। इस मामले में मुझे एक कंट्री बड़ी शानदार लगती है यार, जापान। जापान के जो लोग हैं ना, उनकी जो ड्यूटी है ना, उनके अंदर जो जज्बा है ना चीजों को लेकर, उसको सैल्यूट करने का मन करता है। साफ सफाई को लेकर अपनी कंट्री में उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेकर, अपनी ड्यूटी को लेकर। जापान में अगर 8 बजे कोई काम किया जाता है कि ये काम 8 बजे होना है, आप लोग मान लीजिए खाना खाना जाना है, डिनर आप लोग का लास्ट जो है वो 9 बजे है, अगर 9 बजे से 1 मिनट भी आप लोग लेट हो जाते हैं तो आप लोग को डिनर नहीं मिलेगा। समझिए कितने रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने वाले हैं जापानीज। इसलिए जापान का कोई भी प्रोडक्ट आप लोग खरीदिए, अगर आज के में जापानीज कंपनी का कोई प्रोडक्ट आप लोग खरीदते हैं तो उसको देखने को मिलेगा, उसमें अलग ही क्वालिटी देखने को मिलती है। जैसे आप लोग को बात करें जापान की कोई कंपनी होगी, उसके बारे में अगर बात करें, जैसे एसी के बारे में बात करें, हिताची की एसी आप लोगों ने देखी होगी, एक बेस्ट एसी की कैटेगरी में आती है, सर्विस शानदार आप लोग को देखने को मिलती है। तो जापान के अंदर जो डेडिकेशन है वो हम लोग को यहां पर लेकर आना चाहिए, ताकि आज की डेट में इन सब चीजों को हम लोग हैंडल कर सकें। ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री की नेबरहुड पॉलिसी के बारे में, यानी कि पड़ोसी देश के साथ में हमारा कैसा संबंध है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं, आखिर ये आर्टिकल न्यूज में किस लिए आया है।
सबसे पहले तो ये आर्टिकल न्यूज में इसलिए है क्योंकि हमारी कंट्री के दो पर्सनैलिटी, फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था ना कि नेपाल भी गए थे, यहां पर नेपाल वाला आर्टिकल डिस्कस किया था कि नेपाली में स्पीच दी इनके द्वारा, तो वो सारी चीजें यहां पर अभी हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप उठाए जा रहे हैं। और दूसरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि हैं अजीत डोभाल, तो ये दो पर्सनैलिटी हमारी कंट्री में अलग अलग कंट्री में विजिट कर रही हैं और उनके साथ में हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए वो सबके सामने यहां पर निकाल कर लेकर आए जा रहे हैं ताकि अच्छे लेवल पर रिलेशन को हम लोग सुधार सके। तो इसी के बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने, डज इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी नीड रीवर्किंग, क्या इसके ऊपर हम लोग को रीवर्किंग करना चाहिए, तो ये आप लोगों को कमेंट करना है। जब नेबरहुड पॉलिसी के बारे में आप लोगों से यहां पर बात की जाती है तो आप लोगों को समझना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में आप लोगों को बात करनी है। इसमें अब पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, इसमें चाइना भी है, इसमें नेपाल भी है, इसमें भूटान भी है, इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें श्रीलंका भी है और छोटी छोटी यहां पर और कंट्री भी है और इसमें म्यांमार भी है। तो ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं, खासकर जिसके साथ में हमारी बाउंड्री टच करती है उनके बारे में हम लोग को यहां पर बातें करनी है बेसिकली। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि कैसे लेकर हम लोग को चलना है, क्योंकि रिसेंटली अगर अभी हम लोग बात करें एक एक कंट्री के बारे में, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, सबसे बुरे रिलेशन है आज के में हमारे पाकिस्तान के साथ में। पूरी हिस्ट्री में इतने रिलेशन देखने को नहीं मिले बुरे, अगर कभी होते भी थे तो फिर नॉर्मल हो जाते थे। वर्स्ट रिलेशन है 1962 की वॉर के बाद में आज के में हमारे साथ में चाइना के, तो ये भी काफी खतरनाक सिचुएशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये भी हम लोग को यहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहां किस लेवल पर चीजें चल रही हैं। इसी के साथ में नेपाल के साथ में काफी बुरे रिलेशन हमारे हो गए जब हम लोगों ने बात की नेपाल के संविधान के बारे में, और इसी के साथ में मैप जो हमारी कंट्री और नेपाल के बीच में कंफ्यूजन था मैप को लेकर, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा यहां पर निकल कर आया हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। बांग्लादेश जिसके साथ में हमारी कंट्री की सबसे बड़ी बाउंड्री टच करती है, उसके साथ में हमारे रिलेशन खराब हो गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए को लेकर। सीएए का क्या फंडा था यहां पर कि जो कंट्री हमारी कंट्री के साथ में खासकर अगर बात करें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहां पर जो था बांग्लादेश, यहां से माइनॉरिटी हमारी कंट्री में आ सकती है, पर लेकिन जो मेजोरिटी है खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कंट्री में नहीं आ सकती है अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस करती है तो इसके ऊपर यहां पर जो मुद्दा निकल कर आया, तो बांग्लादेश ने भी यहां पर काफी ज्यादा मुद्दे यहां पर देखे, खासकर एक तरीके से सिटीजनशिप जब देने की बात की गई तो बांग्लादेश में बोला गया काफी लोगों को यहां पर रिपैट्रिएट किया जाएगा, यानी एक तरीके से प्रत्यार्पण किया जाएगा उनके देशों में जो हमारी कंट्री में इलीगल तरीके से आ गए हैं, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग। तो उसके चलते बांग्लादेश ने कई बार बोला कि क्या आप लोग ऐसा करना जा रहे हैं, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पर लेकिन फिर भी हम लोग यहां पर लोगों को चूज कर रहे थे, एनआरसी वगैरह के मुद्दे हम लोग अपनी कंट्री में लेकर आए। तो ये सारे जो मुद्दे देखने को मिले, बांग्लादेश के साथ में हमारे रिलेशन जो थे वो खटास में पड़ते हुए नजर आए। अगर बात करें श्रीलंका के साथ में भी हमारे रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं देखने को मिल रहे थे पास्ट में, खासकर वो पर्सन फिर से पावर में आ गए महिंदा राजपक्षे, जिनके द्वारा हमारी कंट्री के साथ में रिलेशन सबसे ज्यादा बर्बाद किए गए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन चल रही है। म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है, हमारी कंट्री के कई सारे राज्यों को टच करता है, हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। इसके साथ में हमारे रिलेशन कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। चाइना के साथ में इसके रिलेशन काफी अच्छे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, खासकर रोहिंग्या वाले इशू पर जब हमारे पास में एक पावर थी कि हम लोग इसको मीडिएशन करके चले, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में सॉल्यूशन निकाले, तो हम लोगों ने अपना बस्ता बांध लिया और यहां पर चाइना आकर इनका बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। यानी कि हम लोग पड़ोसी देश है, हमारे साथ में इसके बॉर्डर टच करते हैं, पर लेकिन हम लोग यहां पर इनसे डिस्टेंस बनाकर चल रहे हैं। तो इस तरीके की फॉरेन पॉलिसी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। तो अगर बात करें पड़ोसी देशों के बारे में, तो मैक्सिमम पड़ोसी देश के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो सही नहीं है आज के में। तो नेबर के साथ में रिलेशन सुधारने की कोशिश की जा रही है प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये हम लोग को समझनी पड़ेगी कि कैसे हम लोग को इसको लेकर चलना है। ये कोई इवेंट ओरिएंटेशन के बेस पर नहीं होनी चाहिए, कोई एपिसोडिक नहीं है कि ये कोई एपिसोड है कि इस एपिसोड के बेस पर आप लोगों को इनको सुधारना है। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये ऐसा नहीं कि एक दिन का खेल है कि हाँ एक दिन गए और आप लोगों ने यहां पर कोई आप लोगों के अंदर जादुई शक्ति आ गई, अलादीन का चिराग लगा आप लोग यहां, तो आप लोगों ने घिसा और सिलेक्शन हो गया। पूरा प्रोसीजर है भाई, एक एक दिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, एक एक दिन आप लोगों को चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप लोग इसको यहां पर अचीव कर पाएंगे। तो इस प्रोसीजर को अंडरस्टैंड आप लोगों को करना है, तभी आप लोग चीजों को ढंग से लेकर चल पाएंगे। तो ये प्रोसीजर है यहां पर एंगेजमेंट का, ये प्रोसीजर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ में बात करें यहां पर एंगेजमेंट के बारे में, तो वेरियस लेवल आप लोगों को यहां पर रखने पड़ेंगे। लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट, गवर्नमेंट के बीच में कॉन्टैक्ट, जो यहां पर
बिजनेसमैन है उनके बीच में कॉन्टैक्ट, क्या एक्सपोर्ट क्या इंपोर्ट किया जा सकता है, ऐसी पॉलिसी आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो इसको आप लोग खासकर जो पड़ोसी देश है जिनको लगता है कि इंडिया बिग ब्रदर का काम करता है, हमको सप्रेस करने की कोशिश करता है, काफी बड़ा कंट्री है, तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये कई बार सदमे में भी रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए कई बार चाइना की तरफ को मुड़ते हुए नजर आते हैं। तो इनके अंदर से ये डर भी आप लोगों को मिटाना पड़ेगा, खासकर जो छोटे छोटे राज्य हैं। हमारी एक काफी बड़ी पॉपुलेशन है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी और इंटरडिपेंडेंट ये काफी लार्ज स्केल पर होनी चाहिए यहां पर, जो कि हमारी कंट्री का रिलेशन अच्छे नहीं है, तो इसलिए हम लोग इन एरिया में काम भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि चाइना और यूएसए हैं वो अपना खेल पूरा खेल रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में आकर। तो ये चीजें भी हम लोग को यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। हमारी कंट्री के जो आज के डेट में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, इनके द्वारा द इंडिया वे करके किताब लिखी गई है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। कोई किताब ऐसी पर्सनैलिटी के द्वारा लिखी जाती है तो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये इंडिया वे जो है इसको हम लोग को समझना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए, ठीक है, तो ये भी है यहां पर, ठीक है। तो इसी के साथ में यहां पर डील करने की बात की नेबर के साथ में उदारता और दृढ़ता के साथ में, तो दृढ़ता कहां रखनी है और उदारता कहां रखनी है, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू है, इस तरीके से आप लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि आज के डेट में चाइना ने आज के डेट में एक तो बात कर दी है सबके सामने कि चाइना जो है वो हमारी जो एक तरीके से जो नहीं है कि हम लोग कैपेबल नहीं है काम को करने में, वो एक्सपोज कर रहा है। चाइना अगर कहीं कोई प्रोजेक्ट लगाता है किसी कंट्री के अंदर तो मिनटों में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। हम लोग कहीं प्रोजेक्ट लगाते हैं तो सालों सालों पड़ा रहता है, उसकी फंडिंग नहीं होती है या फिर उसको किसी न किसी तरीके की रुकावट देखने को मिलती है। तो इससे हमारे अंदर की हमारे अंदर का जो डेफिसिट था, कमी थी, चाइना ने ऑल ओवर वर्ल्ड को एक तरीके से एक्सपोज किया हमको, और चाइना ने ये बोला कि मेरे से प्रोजेक्ट लगाओ अपनी कंट्री में और मिनटों में कंप्लीट करूंगा, इंडिया के पीछे मत पड़ो, उनके खुद के प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते हैं। तो इसके चलते चाइना ने हमको पुश किया कि हम लोग अपने पड़ोसी देश के साथ में अच्छे प्रोजेक्ट लेकर आए और अच्छे से उनको सपोर्ट करें। तो चाइना एक तरीके से हमारे साथ में अगर कंपटीशन इस तरीके से चल रहा है तो ये हमारे फायदे के लिए है, हमको सोचने के लिए मजबूर किया कि हमारा इंटरेस्ट कहां पर है, और हम लोग को एक रेड लाइन यहां पर खींचनी चाहिए कि हम लोग किस लेवल पर काम करके चलेंगे। साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें आज के में ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, हम लोग बिम्स्टेक और हम लोग बात करें बीबीआईएन यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसी के साथ में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल क्वाड्रिलेटरल, इनके पीछे हम लोग पड़े हुए। चलिए अच्छी बात है, पाकिस्तान को आप लोगों ने दरकिनार कर दिया, पर लेकिन साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन ही इस पर्टिकुलर एरिया को इंटीग्रेट कर सकती है। अगर आप लोग इनके साथ में रिलेशन अच्छे नहीं करोगे तो ये सही तरीका यहां पर नहीं होगा, ये रीजन कभी भी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इनके ऊपर फोकस देकर आप लोग को जरूर चलना पड़ेगा। तो ये यहां पर बातें की जा रही है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, ये अच्छे से आप लोग देखिएगा तो अच्छे से आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। कई सारे बच्चे काफी शानदार माइंड ब्लोइंग आंसर लिख रहे हैं, तो जो नहीं लिख पा रहे हैं वो यहां पर इनका आंसर पढ़ सकते हैं ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था यहां पर सोलोमन सी के बारे में, तो बोला जा रहा है कि विद इन अटलांटिक ओशन लोकेटेड है। दूसरा बोला गया कि यहां पर पपुआ न्यू गिनिया, इसी के साथ में सोलोमन आइलैंड, यहां पर इसके बीच में देखने को मिलता है सोलोमन सी। स्टेटमेंट ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, फिर कोई से भी सही नहीं है, सही आंसर क्या है, तो ये आप लोगों के सामने यहां पर सही आंसर है। आप लोग तो काफी कुछ शानदार आज हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या क्या हम लोगों ने देखा यहाँ पर। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक आर्टिकल डिस्कस किया, काफी इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की, ये बात की हम लोगों ने राइट टू मैरिज के बारे में, किस तरीके से होना चाहिए। हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट और फार्मर के जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में, स्कूल खुलने चाहिए या फिर नहीं खुलने चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अपनी कंट्री के रिलेशन के बारे में हम लोगों ने समझा, और वीडियो के एंड में हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन भी देखा जिसका आंसर आप लोगों के द्वारा काफी अच्छे से दिया गया है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर किसी भी रीजन से आप लोग यहाँ तक लेक्चर देख चुके हैं तो अपना फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा, तभी लेक्चर को लाइक और शेयर करना है। अगर पसंद आता है, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना डिसलाइक क्यों किया, ताकि इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। और मॉर्निंग में डिसलाइक करने वाले की संख्या भी बढ़ गई है, कल 1 था आज 4 हो गए हैं, ठीक है। तो वो 4 गुना हो गए, तो आप लोग भी 4 गुना उठ जाइए ताकि आप लोग भी अपनी लाइफ को लेकर चल सकें, ओके। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तो चीजों को जरूर बांटिएगा, ओके।